तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, विद्युत धारा हाई स्कूल वाला। उस चैप्टर में ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, फिर उनके परिभाषा के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होता है और उसका मात्रक, और फिर उसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, फिर विभव पढ़े थे और विभवांतर पढ़े थे। ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। एक बार आप उस पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लास आपको चलेगी, जो चाहे जो आगे की चीजें आपको बताई जाएंगी, वो एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार क्लास जरूर देखिएगा, पिछला क्लास, ताकि आगे की चीजें एकदम क्लियर और फर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगा लें, ओम के नियम। ओम का नियम क्या होता है, सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। तो ये है ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, चलिए सुनिए। अब यदि हम ओम के नियम की बात करें तो ओम जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि चालक तार लिया और उस चालक तार में विभिन्न एम्पियर की धाराओं को प्रवाहित किया, और उनके सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था, उस वोल्टेज को क्या किया, अध्ययन किया कि जैसे हम धारा का मान बढ़ा रहे थे, वैसे वोल्टेज का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, या वोल्टेज का मान बढ़ा रहे थे तो धारा का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, या फिर वोल्टेज घटा रहे थे तो धारा का मान भी क्या हो रहा था, घट रहा था। अच्छा, धारा का मान घटा रहे थे तो वोल्टेज का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। यानी कुल कहने का अर्थ यह है कि जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम है, ये हम लिख दे रहे हैं, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये है जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक हैं, जर्मन वैज्ञानिक हैं। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट किसके बीच किया, वोल्टेज, वोल्टेज और धारा के बीच, वोल्टेज और धारा के बीच इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और तब इन्होंने बतलाया यदि किसी चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, वो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या बतलाया जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार में, कि ओम के नियम ने क्या बतलाया, सॉरी, ओम ने क्या बतलाया कि किसी भी चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है या विभव होता है, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती। यहां हम लिख रहे हैं, देखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर कामा लगा लीजिए, उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बतलाया किसने, ओम ने। यदि किसी चालक तार में हम लोग क्या करें, सॉरी, जो चालक तार है, इस चालक तार में जो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, उसमें प्रवाहित धारा कि क्या होगा, समानुपाती होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन ये है कि जो ये हमारा चालक है, उस चालक, यहां लिख रहे हैं, चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं, चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, अपरिवर्तित रहें। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये मान लीजिए हमने यहां पर एक चालक तार ले लिया, ये तार है, इसको नाम क्या दे देते हैं, ए बी।
तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा, विभवांतर यानी भी, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगा, समानुपाती। लेकिन कंडीशन क्या है कि समस्त भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए, अपरिवर्तित। समस्त भौतिक अवस्थाओं से मतलब है कि जो चालक तार है उसकी लंबाई न बदले, उसकी मोटाई न बदले, उसका रंग रूप यानी कोई परिवर्तन ना आए, जैसे हम पहले चालक लिए थे हमेशा वैसे ही रहे, और तब उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, समानुपाती। यदि हम ओम के नियम की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो हम बतलाएंगे कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को प्रस्तुत किया, और इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बतलाया जा रहा है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह बतलाया कि यदि किसी चालक तार की समस्त अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, तब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे देखिए हमने यहाँ एक फिगर बनाया है, तो यदि इनके नियम के अनुसार बात करें तो चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो समानुपाती किसके होता है, उसमें प्रवाहित धारा के। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, और इसके जगह पर एक नियतांक आता है R। क्या नियतांक आता है, R, जहां R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी अब इस वाले फार्मूले से हम R का मान निकाले, इसलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो ये एक फार्मूला प्राप्त होता है ओम के नियम से। ठीक है, पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम प्रस्तुत किया, तो उस नियम को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओम का नियम। और इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाए, अपरिवर्तित हो जाए, तो चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। यदि हम मान लें कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा I, क्या मान लिया जाए कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, V है, और इसमें प्रवाहित धारा कितना है, I है, तब V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I, यानी V समानुपाती I हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू RI, जहां R क्या है, एक नियतांक है, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, चालक तार का प्रतिरोध नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां से R का मान निकाल ले, तो R का मान निकाल तो क्या आ गया, V अपॉन I आ गया। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखिए, यदि हम बात करें R का मात्रक, R को क्या नाम दिया गया है, प्रतिरोध। R को क्या नाम दिया गया है, प्रतिरोध। तो ये है प्रतिरोध का मात्रक। तो यदि प्रतिरोध के मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक, यहां लिख दे रहे हैं, R का मात्रक बराबर हो जाएगा V का मात्रक, और बटा में क्या हो जाएगा, I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो R का मात्रक होगा, R का मात्रक वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग नाम देते हैं ओम। क्या नाम देते हैं, ओम। और ओम को ये ग्रीक अक्षर इससे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या नाम देते हैं, ओम नाम देते हैं। सही है। अब हम लोग आते हैं एक ओम की परिभाषा, कि एक ओम की परिभाषा क्या होती है। एक ओम की परिभाषा,
1 ओम की परिभाषा। ठीक है, तो जब 1 ओम की परिभाषा की बात की जाएगी तो जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 1 ओम को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V/I। यदि मान लिया जाए कि यदि V इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 वोल्ट, V इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 वोल्ट, तथा I इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 एम्पियर। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो गया और I इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर हो गया। अब इन दोनों का मान इस वाले फार्मूले में रख दें, इसलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का मान माने है कितना 1 वोल्ट और I का मान कितना माने है 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड कर ले तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। और अभी यहां हम देख रहे हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या नाम देते हैं, ओम नाम देते हैं, इसलिए यहां लिख सकते हैं R इज इक्वल टू कितना 1 ओम। ये हो गया हमारा 1 ओम। इसका मतलब ये है, अर्थात अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो हमने क्या माना है कि चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है 1 वोल्ट है। तो इसको परिभाषित करने के लिए बतलाएंगे कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर कितना है 1 वोल्ट है, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा 1 ओम कहलाएगा। क्लियर, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, देखिए यदि यहां लिख रहे हैं यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के बीच लिख लो, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, यानी क्या बताया गया कि जब चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा हो और उसके सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो 1 वोल्ट, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे 1 ओम नाम देंगे। क्लियर है, यहां तक चेक कर लीजिए सभी लोग, एक बार लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये है हमारा ओम का नियम। तो एक बार पूरा देख लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। यदि हम बात करें ओम के नियम की, तो इसमें हम लोग बतलाते हैं कि ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने क्या किया कि किसी चालक में प्रवाही धारा और उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर थे उनका अध्ययन किया कि कैसे धारा प्रवाहित हो रही है तो कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो नियम प्रस्तुत किया, उस नियम को हम लोग क्या नाम देते हैं ओम का नियम। लिखेंगे कैसे कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यदि हम मान लें कि यदि किसी चालक में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट होता है, तब ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा।
या ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या, आर आई, जहां आर क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, चाहे केवल नियतांक भी कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात यदि यहां से आर का मान निकाल ले तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपन आई। अब इस आर का क्या निकालते हैं, मात्रक, तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक बटा आई का मात्रक। तो आर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी आर को लिख सकते हैं वोल्ट, सॉरी V का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर। तो आर का मात्रक क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं, एक ओम कहते हैं। हो गया। अब ये यहाँ पे देखिए कि एक ओम का परिभाषा निकाले हैं। तो एक ओम का परिभाषा क्या होता है कि हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, V अपन आई होता है। यदि V बराबर क्या हो जाए, 1 वोल्ट, तथा आई बराबर क्या हो जाए, 1 एम्पियर, तब आर का मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। डिवाइड करेंगे 1 से 1 में तो 1 वैल्यू आएगी, और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अर्थात यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। हो जाएगा यहां तक, किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा वो होगा किसी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो इसको मिटा लिया जाए। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें, किसी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कोई चालक तार है तो उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगाइए हेडिंग सभी लोग। तब तक इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, साफ कर ले रहे हैं। क्या हेडिंग लगाया गया, चालक तार जो होता है उसके प्रतिरोध की निर्भरता। लगाइए हेडिंग, किसी चालक तार की प्रतिरोध की निर्भरता, किसी चालक तार की प्रतिरोध की निर्भरता, की निर्भरता। ठीक है, तो हम बात करें किसी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता की, तो जो चालक तार होता है, एक बार थोड़ा सा हम प्रतिरोध को भी अलग से देख लेते हैं। ठीक है, सुनिए, अभी तो इस पर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं। जो अभी हम लिखे थे आर बराबर V अपन आई, उसके लिए थोड़ा सा हम परिभाषा अलग से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं अलग से, ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, तब आते हैं इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, देखिए, यदि हम प्रतिरोध की बात करें तो जैसे आप देखे होंगे गांव देहात में या कहीं भी देखे होंगे कि जो जब नाले में पानी बहता है तो उसमें कूड़ा करकट आ जाता है बीच में, या खरपतवार आ जाते हैं, तो जो पानी का फ्लो होता है, बहाव होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या वो बहने नहीं देता है, उसको बहने से क्या करता है, रोकता है। ठीक वैसे ही जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध में ये बतलाते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण से वह चालक में प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्या बतलाया जा रहा है प्रतिरोध में, कि प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण से चालक उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो उस गुण को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध नाम देते हैं। लिख भी दे रहे हैं कि वह गुण जिसके कारण चालक प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रवाहित धारा का विरोध करता है, तो उसे मतलब उस गुण को, तो उस गुण को यहाँ लिख दे रहे हैं, तो उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। तो उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या इसका एक और परिभाषा निकाल सकते हैं। अभी आपको लिखा गया था एक फार्मूला कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपन आई। इस वाले फार्मूले का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, इसका
परिभाषा दे सकते हैं। क्या देंगे कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और उसमें प्रवाही धारा आई, ध्यान से सुनेंगे, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और उसमें प्रवाही धारा आई का जो अनुपात होता है उसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख दे रहे हैं यहां पे अथवा करके, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी क्या बतलाया गया कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और उसमें प्रवाही धारा आई का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे क्या नाम देते हैं, चालक तार का प्रतिरोध नाम देते हैं। इसका मतलब यह है, यदि मान लिया जाए कि यदि किसी चालक में आई एम्पियर, यहां देखिएगा ध्यान से, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी वोल्ट हो तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप इसका फार्मूला, प्रतिरोध बराबर, ये हो जाएगा प्रतिरोध बराबर, ये हो जाएगा विभवांतर वटा में क्या हो जाएगा, धारा, विद्युत धारा। तो प्रतिरोध किससे दिखाएंगे, आर से, इसको भी से, और ये आई से। तो इस तरीके से प्रतिरोध का फार्मूला फिर से हम प्राप्त कर लिए कि आर बराबर क्या हो गया, भी अपन आई। मात्रक वही होगा, मात्रक क्या होगा, भी का हो जाएगा वोल्ट, आई का हो जाएगा एम्पियर, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओम नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओम नाम देते हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़वे कि हैं कि एक ओम का परिभाषा क्या होता है, जो चीजें होती हैं। तो ये है प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या बतलाया गया कि प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण से वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। या दूसरा कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें जो प्रवाहित धारा होती है, उन दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो उस अनुपात को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध नाम देते हैं। फिर माना गया यदि चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी वोल्ट है, तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटा विद्युत धारा, यानी आर बराबर भी अपन आई, और मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसे क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। कोई दिक्कत हो गया, सही है यहां तक। चलिए अब देखिए, अब हम लोग हेडिंग लगा ले ये वाला कि किसी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। तो ये वाला हेडिंग आप लगा लेंगे, यहां पर हम बस ऐसे बना दे रहे हैं। यहां पर हेडिंग क्या रहेगा, किसी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। चलिए देखते हैं, यदि हम बात करें किसी चालक तार के प्रतिरोध की, कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, तो उसमें पहला पॉइंट हम बतलाएंगे कि जो चालक तार होता है वह चालक तार
का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। क्या बतलाया जा रहा है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। का मतलब यह है यदि चालक तार आपका लंबा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि चालक तार की जो लंबाई है वो छोटा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला क्या बताया जा रहा है कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक। दूसरा देखिए, जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध उसके ताप के समानुपाती होता है। इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ये 3 चीजें हैं कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करेगा। तो पहला पॉइंट कि चालक तार की लंबाई पे, यानी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक तार की लंबाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक। और यदि चालक तार की लंबाई क्या है, कम है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। एक मान लिए। दूसरा कि R प्रोपोर्शनल क्या लिखे है, 1/A। का मतलब है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे यहां देखिए मार्कर, मान लीजिए हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा तार है, चालक तार है। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसी का जो क्षेत्र, इसी को क्या नाम देंगे, क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे आप तार को काटिए ना, तार लीजिए और इसे काट दीजिए। जैसे तार को काटेंगे तो यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, तो जो सर्किल बना है उसे क्या नाम देंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि ये क्षेत्रफल अधिक है तो क्षेत्रफल अधिक होने का मतलब क्या है कि जो तार होगा वो मोटा। या हम लिख भी दे रहे हैं, देखो कहां लिख दे, यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए अधिक है, ए अधिक है मतलब जो तार है वो क्या है, मोटा तार है, मोटा तार है। और ए कम है, इसका मतलब जो तार है वो क्या है, पतला तार है, पतला तार है। ये 2 चीज याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे। यदि एरिया क्या है, ज्यादा है, यानी तार मोटा है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और यदि एरिया क्या है, कम है, एरिया कम मतलब तार क्या हो जाएगा, पतला। तो जब पतला हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक। और फिर तीसरा क्या बताया गया कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। हम लोग समीकरण 1 और 2 से बात करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण किससे, 2 से। यदि 1 और 2 की हम लोग बात करें तो देखो, ये भी R प्रोपोर्शनल है, ये R प्रोपोर्शनल 1/A है। तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है। अब यहां से समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल टू, एक नियतांक आता है जिसे क्या नाम देते हैं, रो। क्या नाम देते हैं, रो। यानी यहां देखिएगा, जहां जहां रो, इसको रो पढ़ते हैं। ठीक है, रो एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है, जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी यहां से फिर से देख लेंगे कि R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट A हो जाएगा। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बराबर, और उसके साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे क्या नाम देते हैं, रो। तो रो क्या हो जाएगा, समानुपातिक नियतांक हो जाएगा, जिसे हम लोग चालक तार का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से इस फार्मूले को हम पुनः लिख दे रहे हैं कि चूंकि R इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू L/A, इसको बाई 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा रो इंटू L इज इक्वल टू RA। और यहां से रो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L हो गया।
तो ये आता है एक फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का एक फार्मूला आता है, तो ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा सबका। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रतिरोध क्या होता है उसका परिभाषा देखे। फिर हम लोगों ने क्या देखा, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा, तो लंबाई के समानुपाती होगा। फिर हम लोग क्या पढ़े, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करेगा, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/a होता है। फिर तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर कैसे निर्भर करेगा, आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी होता है। समीकरण 1 और 2 की बात करें तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, जिसे क्या नाम देते हैं, रो नाम देते हैं। और इस रो को हम लोग कहते हैं चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, अब इसको परिभाषित करें तो हम लोग ये इसी वाला फार्मूले से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4। तो समीकरण 4 से देखें, समीकरण 4 से यदि हम मान लें कि यदि L बराबर हो जाए 1 मीटर तथा A बराबर हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, क्या माना जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। L बराबर माना गया 1 मीटर तथा एरिया 1 बराबर कितना माना गया, 1 मीटर स्क्वायर। दोनों को मान इसमें रख दीजिए, इसलिए रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। और A का मान कितना है, 1, और L का मान भी कितना है, 1। तो रो बराबर कितना आ जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा R। रो बराबर क्या हो जाएगा, R। यानी किसी भी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। क्या बतलाया गया, फिर से देखेंगे कि रो बराबर क्या है, RA/L। सही है। अब हमने ये माना कि जो A है वो L है वो क्या है, एकांक हो जाए, 1 हो जाए। तो जब वो एकांक हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि रो इज इक्वल टू R 1/1। 1/1 को भाग करने कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो R रो बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी ये रो बराबर R कब आया है, वो तब आया है कि जब L बराबर क्या माने हैं, 1 मीटर और A बराबर माने हैं 1 मीटर स्क्वायर। अर्थात किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उस चालक तार की लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो या एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि एकांक लंबाई वाले चालक तार तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, हो जाएगा यहां तक सब सही है। एक चीज यहां पर और देख ले, जो रो है इस रो का यहां मात्रक निकाल लेते हैं। और रो का मात्रक यहां लिख दे रहे हैं, रो का मात्रक। तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो का मात्रक बराबर, यहां लिख दे रहे हैं पूरा, रो का मात्रक बराबर, देखो आर का मात्रक। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम, यहां निकाला गया है, तो ये हो जाएगा ओम। ठीक, एरिया, तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो जो रो का मात्रक बचा वो क्या बचा, ओम इनटू में मीटर। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रो का क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है, ओम इंटू मीटर। किसी को दिक्कत यहां तक हो जाएगा, सब ठीक है, सही है सब। चलिए, तो अब इतना ही रहने देते हैं आज के क्लास में। और इसके बाद से जो हम लोग का अगला क्लास रहेगा वो रहेगा कि जो ये प्रतिरोध होते हैं उन प्रतिरोधों को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, यानी प्रतिरोधों के संयोजन से, जिसमें हम 2 प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में।